निश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 स्टैचियोमेट्री में आ चुके हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देखिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालात उस लेक्चर के अंदर मौजूद हैं। ये इसका सेकंड हाफ है, इसमें कदरे कम सवाल हैं लेकिन ये चैप्टर को कंप्लीट करेगा। स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर है, क्योंकि 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से हमारे पेपर में आ रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम चलते हैं पहले आज की लेक्चर की स्लाइड की जानेब, पहले सवाल की जानेब। टॉपिक हमारा मोलर मास और डेंसिटी का चल रहा है। तो स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन हमने लिखे हैं। बेहतर बात यह है कि साथ साथ हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और साथ उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है और साथ साथ उनके क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं। तो पहला सवाल हमारे पास आज के लेक्चर का, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डेंसिटी एंड द मोलर मास। तो स्टूडेंट्स आपके सामने डेंसिटी डिफाइन एज, डेंसिटी आप सब जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो आपके सामने डी किसके इक्वल है, डी इज इक्वल टू एम ओवर वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ गए आप। तो ये हमारे पास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लाजमी तौर पर माइंड में रखिएगा। और जितनी भी आइडियल गैसेज हैं आपको पता है उनका वॉल्यूम्स एसटीपी पर वीएम होता है। मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब हुआ करता है। ये आपने लाजमी याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएगा। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की जाने बढ़ते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है मोलर कंसंट्रेशन में से। पहला सवाल स्टूडेंट, ये नई टर्म है, इसको लाजमी देखिएगा, बड़ी डिटेल से समझाऊंगा आपको, गौर कीजिएगा। डिफाइन मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, यकीनन आपको पता है इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, विच इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड पर वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट मैट्रिक में आपको ले चलता हूँ। आपको याद होगा आपने एक टर्म पढ़ी थी मोलैरिटी, याद है आपको, ये वही चीज़ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। अब आपको याद आ गया हो। तो ये मोलैरिटी को ही असल में हम कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब आपने याद ये रखना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना जनाब, ये बराबर होते हैं कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। और अगर आप कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, एन ओवर वी। यानी कि कंसंट्रेशन का जो फार्मूला है, 2 चीज़ों की रेशो है। नंबर 1 इज द नंबर ऑफ द मोल्स एंड नंबर 2 इज द वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम में जो हमारा रेशो होगा दैट विल बी नोन एज अ कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन मैंने बताया क्या है, ये मोलैरिटी जैसी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस दैट आर डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने बता दी है। स्टूडेंट्स आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ी अहम है, पेपर में आ सकती है, तवज्जो कीजिए। कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग 27.64 ग्राम ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट, यानी 27.64 ग्राम पोटाशियम कार्बोनेट के हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। वो कहता है जनाब आपके पास फाइंड क्या करना है, मोलर कंसंट्रेशन, यानी सी फाइंड करनी है आपने। फॉर्मूला आपको ऊपर दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय वी। इसका मतलब है सबसे पहले आपको इसके मोल चाहिए, ठीक है। मोल के लिए क्या करते हैं, आपको फार्मूला आपके सामने है, मोल किसके इक्वल है, मैस ओवर मोलर मैस। मैस आपको दिया गया है, कितना मैस है सर, 27.64। मोलर मैस आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। कैसे वो भी आपको बता देते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। आपके पास है K2CO3। पोटाशियम का स्टूडेंट 39 होता है, ठीक है। 39 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 है, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इन सब को ऐड कर लें तो आपके पास 138 बन जाएगा। तो आप इसे 138.2 पे डिवाइड कर दें तो स्टूडेंट हमारे पास जो मोल्स आ जाएंगे आपके सामने, क्या वैल्यू आ रही है, 0.02 मोल्स, मोल आ गए। इसका मतलब है अब हम चलते हैं अपने फार्मूला की जानिब। और वो फार्मूला क्या है जनाबे वाला, फार्मूला आपके सामने हमने लिखा था कि जो मोलर कंसंट्रेशन है C दैट इज इक्वल टू N ओवर V, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। मोल्स हमने अभी निकाले हैं 0.2, वॉल्यूम आपको पता है 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो आपके पास जो कंसंट्रेशन आ जाएगी वो 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब वैल्यू आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हमारा न्यूमेरिक
न्यूमेरिकल है जो हमारे पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए मस्ट आ सकता है, लाजमी तौर पर आपने इसको तैयार करना है। आगे चलेंगे लेकर आपको नेक्स्ट पॉइंट की जानिब, नेक्स्ट स्लाइड की जानिब, और देखते हैं इसमें क्या आता है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आप ये बात नोट कर लीजिएगा। ये मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको इस पेपर में आना है। मस्ट एक क्वेश्चन, वन शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड एंड फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड, यानी इस टॉपिक में से एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में मस्ट है इस साल। तो इसलिए आप इसको देखिएगा, ये स्लाइड है और एक और स्लाइड होगी और फिर हमारा चैप्टर ये वाइंड अप हो जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास दो तरह की यील्ड आप जानते हैं, और वो एक्चुअल और थ्योरेटिकल है। पहला सवाल हमारा जो होगा, डिफाइन यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड ऑफ द रिएक्शन। यानी कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है जनाब, जितने ग्राम प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम यील्ड कहते हैं। बात समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताऊं, एक एग्जांपल के तौर पर आपके सामने ये बात लिखूं, समझाता चलूं आपको कि मेरे पास ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, मेरे पास 40 ग्राम कार्बन है और 15 ग्राम सपोज ऑक्सीजन है। ये मिलके हम सपोज कर रहे हैं 55 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। अब ये 55 ग्राम क्या है? ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है। यकीनन इसको क्या कहेंगे? ये यील्ड है। तो किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें हासिल होगा दैट विल बी नोन एज अ यील्ड। अब इस यील्ड को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, या ये यील्ड दो तरह से निकाली जा सकती है। ये यील्ड कौन कौन सी हो सकती है जनाब? एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल। एक्चुअल क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, यानी वो यील्ड जो हम किसी केमिकल रिएक्शन से निकालते हैं उसे एक्चुअल यील्ड कहते हैं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्टेंट अंडर आइडियल कंडीशंस। बात समझ रहे हैं? यानी कि आप ये कह लीजिए, मैं आपको एक बड़ी अहम और सिंपल एग्जांपल से ये बात समझाना चाहूँगा ताकि बात आपको समझ आ सके। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको 5 ग्राम कार्बन दे दिए और 5 ग्राम ऑक्सीजन दे दिए और मैंने कहा कि आप रिएक्शन कराएं। अगर आप कॉपी पेंसिल पर ये पेज पर कर रहे हैं तो आप कहा जी जनाब 10 ग्राम 5 जमा 5 10 ग्राम CO2 बन गया। ये कैसी यील्ड है जनाब? ये यील्ड है थ्योरेटिकल, जो आइडियल कंडीशन में निकाली जाती है कि जितने रिएक्टेंट हैं सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन अब यही रिएक्टेंट देकर एक बंदे को हम लैब में भेज देते हैं कि यार ये रिएक्शन परफॉर्म करो, 5 ग्राम कार्बन ले लो, 5 ग्राम ऑक्सीजन ले लो और बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनती। यकीनन सी बात है जब वो रिएक्शन करेगा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई रिएक्टेंट वेस्ट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वेपर में चली जाएगी, तो हो सकता है 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो ये जो इस यील्ड को क्या कहेंगे? हम इसे एक्चुअल यील्ड कहेंगे। इसका मतलब है वो यील्ड जो किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करके निकाली जाती है वो एक्चुअल यील्ड, असली यील्ड जो रिएक्शन को परफॉर्म करके निकाली, और वो यील्ड जो बैलेंस इक्वेशन से निकाली जाती है उसे थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। अब एक्चुअल यील्ड क्या है? एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड जो है इट इज़ ऑलवेज मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि हमने रिएक्शन लिखा है और रिएक्टेंट को जमा किया कैलकुलेटर से और प्रोडक्ट बता दिया जी इतना बनेगा, इसलिए थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा जो है वो मैक्सिमम होगी और एक्चुअल यील्ड जो होगी हमेशा लेस होगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पीछे बड़ी दफ़ा हमारे पेपर्स में आ चुका है, इसलिए लाजमी तौर पर आपने इसको माइंड में रखना है। स्टूडेंट वाई एक्चुअल यील्ड, अब यही सवाल आ जाएगा। ये और एक बड़ा इंपॉर्टेंट 3 सवालों में से एक है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में भी आया है। वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड? वो कहता है जनाब कुछ रीजंस हैं, देयर आर फॉलोइंग रीजंस फॉर दिस पर्पस। द प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, सेपरेशन and separation by separating funnel, washing, drying, crystallization, these processes is actually if not properly carried out decreases the actual yield। ये actual yield को कम कर देते हैं, actual yield decrease कर देते हैं क्योंकि हमारे reactant ज़ाया हो जाते हैं। some of the reactant might take part in competing side reaction। आपने कहा जी साइड रिएक्शन से क्या मुराद है? देखें बेटे, बात यह है कि आपके पास रिएक्टेंट है ए
प्लस बी बनाना आप सी चाहते हैं, लेकिन सी के साथ क्या बन जाए जनाब, वो कहता है जनाब सी के साथ अगर डी भी बन गया है जो हम बनाना नहीं चाहते थे, तो क्या हुआ, क्या ख्याल है, सी की मिकदार कम होगी ना, बिल्कुल कम होगी, क्योंकि कुछ सी के बजाय डी भी बना है, तो इसका मतलब है हमारी यील्ड जो हमारा प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं वो कम हो गई। बाज़ औक़ात स्टूडेंट रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन में भी हमारी ये कम हो जाती है, यानी हम तीसरा पॉइंट ये भी बना सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेज द एक्चुअल यील्ड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने लाजमी तौर पर माइंड में रखना है। आगे बढ़ेंगे, हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। तो स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफिशिएंसी से मुराद है दो चीज़ों की रेशो, दो यील्ड्स की रेशो। कौन कौन सी यील्ड्स हैं जनाब, वन इज़ द एक्चुअल यील्ड, अनदर वन इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड। इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो परसेंटेज यील्ड, और जितना ज़्यादा अच्छी परसेंटेज आती है उसका मतलब है उतना आपने रिएक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म किया है, उतना आपने एक्यूरेसी के साथ रिएक्शन को परफॉर्म किया है। तो ये स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है, तमाम तर उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, और तमाम तर टॉपिक्स में से जो सवाल बन सकते हैं, एक्सरसाइज के भी अहम सवाल हमने शामिल कर लिए हैं। ये दोनों लेक्चर्स आपके लिए बड़े इन्फॉर्मेटिव हैं, लाजमी इनको एक दफ़ा जो है वो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।